Good morning, students. Today our topic is Political Science, chapter number 5th, अधिकार। इससे पहले मैं इस चैप्टर में कई वीडियो आपको करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको अधिकारों के टाइप बताए थे कि वो टाइप हमारे जैसे नैतिक अधिकार होते हैं, प्राकृतिक अधिकार होते हैं और कानूनी अधिकार होते हैं। कानूनी अधिकारों के मैंने आपके टाइप बताए थे, जिसमें मौलिक अधिकार, नागरिक या सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकारों को उसमें शामिल किया गया था। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, वो किस प्रकार से दी गई है। तो सबसे पहले जो इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार प्रकृति की देन हमने मानी है, समाज की नहीं मानी। यानी कि जो प्रकृति अधिकारों का सिद्धांत है वो सिद्धांत हमें प्रकृति के माध्यम से मिला है, न कि मनुष्य के माध्यम से। और अधिकार जो है वो भी हमने प्रकृति की देन मानी है। व्यक्ति को अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ये अधिकार क्योंकि प्रकृति की देन होती है, इसीलिए राज्य और समाज से स्वतंत्र रूप पर होते हैं। राज्य तथा समाज प्राकृतिक अधिकारों को छीन सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार राज्य और समाज से बनने से के पूर्व के हैं, यानी कि समाज जब बना है या राज्य जब बने हैं उससे पहले ही ये अधिकार थे। तो इसीलिए हमें राज्य और समाज बाद में बना है, अधिकार पहले से मिलने स्टार्ट हो चुके थे। इसीलिए हमने बोला है कि ये अधिकार जो है वो नेचुरल है। इन सिद्धांतों का जो मुख्य समर्थक था वो हॉब्स, लॉक और रूसो थे। मिल्टन, वोल्टेयर, थॉमस पेन, ब्लैकस्टोन जैसे विद्वानों ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का समर्थन किया था और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की सैद्धांतिक रूप से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से इनको मान्यता दी थी। अमेरिका की स्वतंत्र घोषणा से स्पष्ट किया गया था कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान हैं। इन अधिकारों को राज्य से नहीं छीना जा सकता है। फ्रांस की क्रांति में प्राकृतिक अधिकारों का बोलबाला था। और आधुनिक युग की यदि हम बात करें तो प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या का एक नया अर्थ लिया जाता है। तो यहाँ पे लॉस्की, ग्रीन, हॉबहाउस, लॉर्ड आदि लेखकों ने प्राकृतिक अधिकारों को इसलिए प्राकृतिक नहीं माना कि ये अधिकार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त थे, अपितु इसीलिए माना क्योंकि ये अधिकार मनुष्य के स्वभाव के अनुसार उसके व्यक्तिगत के लिए आवश्यक है। आलोचना किस प्रकार इसकी की गई थी, तो उस आलोचना से रिलेटेड मैं आपको प्रकृति और प्राकृतिक इन दोनों शब्दों में मैं आपको अंतर बताऊंगी। इस सिद्धांत के अनुसार ही इसकी आलोचना की जाती है कि इस सिद्धांत में प्रयुक्त प्रकृति प्राकृतिक शब्द में अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया था, यानी कि इसका मीनिंग नहीं बताया, ऐसे ही बोल दिया कि प्रकृति की देन है। दूसरा जो इसकी आलोचना की गई थी वो आलोचना प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर मतभेद किया गया था कि प्राकृतिक अधिकार जो है वो कौन कौन से मिले हुए हैं। इससे पहले मैंने आपको प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताया कौन कौन से हमारे प्राकृतिक अधिकार होते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार में जो शामिल होने वाले अधिकार हैं वो है हमारे प्राकृतिक अधिकार, जैसे कि जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, ये सभी हमारे प्राकृतिक अधिकार में दिखा रखे हैं। जबकि यहाँ पे प्रकृति शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होने के कारण इस सिद्धांत के समर्थक अधिकारों की सूची में भी सहमत नहीं थे। वो एक दूसरे से, दोनों की जो अधिकार की सूची बनाई गई वो अलग अलग प्रकार से बनाई गई थी, इसीलिए इसकी आलोचना की गई थी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वो प्राकृतिक अवस्था में अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, यानी कि प्रकृति अवस्था से हमें प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनको बनाने वाले भी मनुष्य होते हैं और उनको यूज़ करने वाले भी मनुष्य होते हैं। तो इसीलिए मनुष्य के माध्यम से बनाए जाते हैं अधिकार और मनुष्य के माध्यम से ही अपनाए जाते हैं, तो इसलिए भी उसकी आलोचना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राकृतिक अवस्था में अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते, नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकार असीमित हैं, जो कि गलत है। प्राकृतिक अधिकार असीमित यानी इस प्रकृति पर लिमिटेड चीज़ें होने के कारण ही उनके अधिकार भी लिमिटेड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे असीमित बता रखे हैं, अनलिमिटेड बता रखे हैं। तो इस बात को लेकर भी समाज में मनुष्य को कभी भी असीमित अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। असीमित अधिकार उन्हें प्राप्त होंगे तो वो एक दूसरे के अधिकारों की देखरेख कोई नहीं करेगा, एक दूसरे के अधिकारों को छीनने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे ये अधिकार असीमित नहीं सीमित होने चाहिए थे, इसलिए इसकी आलोचना की गई थी। प्राकृतिक अधिकारों के पीछे कोई शक्ति नहीं होती, ऐसा भी बताया गया है।
यानी कि प्राकृतिक अधिकार के पीछे कोई शक्ति नहीं होती जो उन्हें लागू करवा सके। तो लागू करवाने के लिए भी हम इसीलिए जो हम अपने चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट कर रखी है कि कोई ऐसे एक मेन मुखिया बनाया जाए जो इनके अधिकारों की के पीछे एक शक्ति होनी चाहिए। अधिकार परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं, ये भी गलत है, लेकिन आज के आधुनिक में भी हम बात करेंगे तो हमारे अधिकार बदलते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कानून के सम्मुख समानता। तो ये तो थे हमारे प्राकृतिक सिद्धांत। अब कानून के सामने समानता किस प्रकार से होनी चाहिए। कानून के सम्मुख समानता का अर्थ विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति या सामाजिक वर्गों में सामाजिक वर्गों को कानून की दुर्बल सबल दोनों ही इस स्थिति के समान होते हैं जो कानून द्वारा स्थापित कार्यविधि का परिणाम है, जिसको देश के साधारण न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। हालांकि राज्य संदर्भ में उचित वर्गीकरणों का सहारा ले सकता है, क्योंकि कानून के सामने समानता का मूल भाव यही है और समान परिस्थितियों में व्यक्तियों को समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसका केवल यही अर्थ होता है कि समान व्यक्तियों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, राज्य की अवज्ञा का अधिकार। तो इस राज्य अवज्ञा के अधिकार राजनीतिक विचारों के विचारकों के अनुसार नागरिकों को अपने उस राज्य की अवज्ञा का अधिकार है जो कि राज्य अपनी जनता को सुखी रख पाने में असमर्थ होता है। आवश्यकता इस बात की है जनता को इतना शिक्षित बनाया जाए कि वह राज्य के मूल उद्देश्य को भलीभांति समझ सके। इस दृष्टि से अधिकारों के प्रति अपनी उपयुक्त निष्ठा व्यक्त कर सके। यह शिक्षित जनता किसी भी अनुचित हस्तक्षेप के आगे झुक नहीं सकती। अतः यह आप जनता के अधिकारों पर राज्य का अनावश्यक अतिक्रमण से दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। तो कोई भी जो गैरकानूनी सत्ता के अवज्ञा अधिकारों का अक्षर जनता में सर्वाधिक मौलिक और अंतर्निहित अधिकारों में सुरक्षा का ये उपाय बनाया गया है। जैसे तानाशाह बन जाए या फिर भ्रष्टाचार का आश्रय कोई ले ले तो नागरिकों के अवज्ञा के अंतिम सरकार का प्रयोग करने की आज़ादी होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये अधिकार दिए जाते हैं। अधिकार हमारे लिए क्यों या व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है व्यक्तित्व के विकास के लिए, यानी कि एक व्यक्ति का पूरा विकास तभी हो पाता है जब वो अपना संपूर्ण विकास कर लेता है। संपूर्ण विकास यानी कि सभी क्षेत्रों से छूट मिल जाती है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक। अधिकार समाज के विकास के साधन भी माने जाते हैं, यानी कि यदि एक व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता तो किसी भी प्रकार का जॉब नहीं अपना सकता। यानी कि उनके जो व्यवसाय थे, पहले ही वाली परंपरा आ जाती है कि जो जिस जाति से संबंधित है उसी जाति से संबंधित जो व्यवसाय दिया गया है उसी को करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अधिकार समाज का विकास का साधन माना गया है। नेक्स्ट 3rd पॉइंट है लोकतंत्र की सफलता के लिए अधिकार आवश्यक। लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र की सफलता यानी कि लोकतंत्र तभी सफल माना जाता है जब वो उस लोकतंत्र के माध्यम से अधिकार लोगों को दे दिया जाए। स्वतंत्रता और समानता दोनों ही एक दूसरे के पोषक है, एक दूसरे को इन्हीं के माध्यम से पोषक तत्व मिलते हैं, एक दूसरे के स्तंभ माने गए। अधिकारों की व्यवस्था समाज की आधारशिला बताई गई है। अधिकार सुदृढ़ और कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होते हैं। तो ये था हमारे लिए इन्हीं कारणों से महत्वपूर्ण है। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए जो आपका होमवर्क होगा, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, वर्णन करना प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कानून के सम्मुख समानता का वर्णन करना है। 3rd क्वेश्चन राज्य की अवज्ञा का अधिकार का वर्णन करना है। एंड 4th क्वेश्चन अधिकार व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है या नागरिकों के लिए अधिकारों की महत्व का विवेचन कीजिए। थैंक